दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध सिर्फ एक संयोग मात्र होगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो म्यूजिक अरसा 777 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। तभी ध्रुव उन्हें लेने बाहर आ गया। ध्रुव को भी अंदाजा नहीं था कि उसे बाहर रोका जाएगा। जब भी वह अंदर गया और वापस आया, उसे कभी नहीं रोका गया था। होल्टन को लाने के बाद और डायना और बाकी लोगों से मिलने के बाद ध्रुव उन्हें तीसरी मंजिल पर ले आया। त्रिशा पहले से ही वहां चाबियां हाथ में लिए खड़ी थी। ध्रुव ने उसे पहले ही बता दिया था कि वे लोग आ रहे हैं। प्लीज इस तरफ आइए मिस्टर ध्रुव, त्रिशा ने विनम्रता से कहा। ध्रुव उसका फेवरेट कस्टमर था। उसने उसे 3 घर बेचकर करीब 6 मिलियन कमा लिए थे। लोगों का ग्रुप त्रिशा के पीछे पीछे उस शानदार घर तक पहुंचा जिसकी कीमत $100 मिलियन थी। ध्रुव पहले ही उसकी एडवांस पेमेंट कर चुका था। जैसे ही डायना और जूड के परिवार ने घर के अंदर कदम रखा, वे दंग रह गए। इतने शानदार घर की कीमत कम से कम 50 मिलियन तो होनी ही चाहिए थी। इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर और व्यू सब कुछ शानदार था। उन्हें डेकोरेशन का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन खूबसूरती पहचानने की समझ थी। जब डायना ने सुना कि इस घर की कीमत 100 मिलियन है, तो उसने इसे लेने से साफ मना कर दिया। लेकिन ध्रुव ने बताया कि उसने पहले ही एडवांस पेमेंट कर दिया है और वह अमाउंट रिफंड नहीं होगा। डायना को यकीन तब हुआ जब ध्रुव ने उसे पहली मंजिल पर उसका खुद का घर दिखाया। आखिरकार वह मान गई। इसके बाद ध्रुव और बाकी लोग त्रिशा के साथ सेल्स डिपार्टमेंट में गए। वहां बाकी पेमेंट किया गया और डायना के डॉक्यूमेंट्स से घर की ओनरशिप ट्रांसफर प्रोसेस शुरू की गई। अब यह घर डायना के परिवार का था। इसके बाद ध्रुव उन्हें वापस गोल्डन लीफ होटल ले आया। होटल में ध्रुव ने डायना और जूड के परिवार के लिए कुछ खाली कामों की व्यवस्था कर दी, ताकि वे बिना ज्यादा मेहनत किए इनकम कमा सकें। दोनों फैमिलीज को तब और बड़ा झटका लगा जब पता चला कि साउथ रिवर प्रांत का इकलौता 8 सितारा होटल, जो $10 बिलियन का है, ध्रुव का है। पिछले 2 दिनों में ध्रुव ने उन्हें बार बार हैरान किया था। कभी लाखों की लग्जरी कार से, तो कभी 100 मिलियन के घर और अब 10 बिलियन के होटल तक। ध्रुव ने हर बार उनके सोचने समझने की सीमा को पीछे छोड़ दिया। डायना के परिवार को सेटल करने के बाद ध्रुव ने राहत की सांस ली। अब बस आंटी सैली के परिवार के लौटने का इंतजार था। उन्हें नौकरी दिलाने और उनके रहने का इंतजाम करने के बाद सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब ध्रुव को अपनी ताकत और पोजीशन पर ध्यान देना था। पैसा होना एक बात थी, लेकिन उसके लिए सोच समझकर अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को बढ़ाना जरूरी था। उसने तय किया कि पहले अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी, लेकिन लो प्रोफाइल रहते हुए। दोपहर को ध्रुव रिवर सिटी अस्पताल पहुंचा। पॉल की जल्दी ही छुट्टी होने वाली थी। ध्रुव ये चेक करना चाहता था कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तैयारी कैसी है और अब तक कितने लोगों की भर्ती हो चुकी है। पॉल को रिवर सिटी अस्पताल के एक कमरे में भर्ती किया गया था। जब ध्रुव वहां पहुंचा, तो गॉर्डन और वैन पहले से पॉल के साथ मौजूद थे। वे शायद ध्रुव के नए बनाए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। आप यहां हैं मिस्टर ध्रुव। पॉल ने जैसे ही ऊपर देखा, ध्रुव कमरे में अंदर आता दिखा। गॉर्डन और वैन ने भी ध्रुव की ओर देखा। मिस्टर ध्रुव, दोनों ने एक साथ अभिवादन किया। पॉल, तुम्हारी चोट कैसी है? तुम्हें कब डिस्चार्ज मिलेगा? ध्रुव ने पास आकर पूछा। डॉक्टर ने कहा है कि मैं कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाऊंगा, लेकिन बताइए आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं? मैं अब भी हॉस्पिटल छोड़ने के लिए रेडी हूं। सच कहूं तो मैं पूरी तरह ठीक हूं, पॉल ने जवाब दिया। कोई जल्दी नहीं है, डॉक्टर की सलाह मानो। वैसे भी कुछ दिनों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तुम बना रहे हो, वो कैसा चल रहा है? कितने लोग अब तक भर्ती हुए हैं?
अब तक हमने करीब 1 दर्जन लोगों को फाइनल कर लिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस ऑफर पर सोच विचार कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि जो फायदे हम दे रहे हैं वो उन्हें सच लगने में मुश्किल हो रहा है। अगर मौजूदा स्टाफ की राय उन तक पहुंचे तो मुझे यकीन है कि और लोग भी जुड़ेंगे। ठीक है, जो कंफर्म हो चुके हैं उन्हें बुलाओ, उनका बैकग्राउंड अच्छे से चेक करना। मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कोई गलत इंसान नहीं चाहिए। चिंता मत करिए मिस्टर ध्रुव, जिनसे मैंने संपर्क किया है वे सब भरोसेमंद लोग हैं। हम भले ही भाड़े के सिपाही मर्सनरीज हैं, लेकिन हमारा फोकस हमेशा अपने क्लाइंट की प्रोटेक्शन पर रहता है। जो लोग हत्याएं करते हैं उनसे तो हम खुद ही दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि वो हमारे काम को चुनौती देते हैं। ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि सब सही लोग हों। यहाँ के कानून सख्त हैं। अगर कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल हमारे साथ मिला तो पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, जो लोग भर्ती हो रहे हैं वे तुम्हारे अंडर काम करेंगे। तुम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड हो। समझ गया मिस्टर ध्रुव, थैंक यू। हेड का शुरुआती सैलरी 10 मिलियन प्रति साल रख सकते हैं, बोनस अलग से रहेगा। बाकी स्टाफ का शुरुआती सैलरी 1 मिलियन प्रति साल हो सकता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी बढ़ती रहेगी। तुम्हें यह प्लान कैसा लगा? ध्रुव के इस प्रपोजल पर पॉल, गॉर्डन और वैन की आंखें चौड़ी हो गईं। हेड के लिए 10 मिलियन और बाकी के लिए 1 मिलियन पर साल। इतने सालों तक विदेश में काम करते हुए इन लोगों ने मुश्किल से 10 मिलियन कमाए थे, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। और यहां पॉल सिर्फ 1 साल में उतना कमा सकता था। ये बात तो पक्की थी कि देश में काम करने की हालत विदेश से कई गुना बेहतर थी। विदेशी मिशन में उन्हें कई दिनों तक बिना सोए काम करना पड़ता था। हर मिशन में उनकी जान हमेशा खतरे में रहती थी। लेकिन अब यहाँ का काम सुरक्षित भी था और कमाई भी ज्यादा। देश के अंदर की हालत विदेश के मुकाबले सचमुच स्वर्ग जैसी थी। मिस्टर ध्रुव, क्या यह सैलरी ज्यादा नहीं है? पॉल ने झिझकते हुए पूछा। उनके जैसे भाड़े के सैनिकों के लिए यह वेतन काफी ज्यादा लग रहा था। बिल्कुल नहीं, अगर तुम लोग अपना काम सही से करोगे तो मैं और भी बढ़ा दूंगा। तो मैं और मेरे साथी आपको एडवांस में थैंक यू बोलते हैं मिस्टर ध्रुव। बहुत बहुत धन्यवाद, पॉल ने कृतज्ञता से कहा। इसके बाद ध्रुव ने वैन और गॉर्डन की ओर रुख किया। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक काम है। जी मिस्टर ध्रुव, वैन और गॉर्डन ने एक साथ जवाब दिया। बाद में अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स मुझे दे देना। मैं तुम दोनों को सालाना 5 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगा। घर जाओ, अपने परिवार को व्यवस्थित करो और फिर स्प्रिंगफील्ड पहुंच जाओ। वहां ईस्ट लीग इंटरनेशनल की जनरल मैनेजर तानिया वॉर्मर की सुरक्षा करनी है। वह बड़ी पोजीशन पर जाने वाली है और मुझे डर है कि कोई उनके पीछे पड़ सकता है। जी मिस्टर ध्रुव, लेकिन 5 मिलियन बहुत ज्यादा है। 1 मिलियन का बेसिक सैलरी ही काफी है। मैंने 5 मिलियन देने का फैसला कर लिया है, इसलिए इसे स्वीकार कर लो। जब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में और लोग जुड़ जाएंगे तो तुम दोनों को सीनियर स्टाफ माना जाएगा। बेहतर वेतन लेना तुम्हारा हक है। धन्यवाद मिस्टर ध्रुव, दोनों ने आभार जताते हुए कहा। ध्रुव ने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और पॉल को डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए निर्देश दिया। ईस्ट लीग इंटरनेशनल के बढ़ते कारोबार की वजह से खतरे बढ़ने की आशंका थी। ध्रुव चाहता था कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जल्दी से ऑपरेशनल हो जाए। ध्रुव के जाने के बाद पॉल, वैन और गॉर्डन ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे के हाव भाव बताते थे कि वे क्या महसूस कर रहे थे। उनका मन कर रहा था कि उनके बाकी साथी, जो अब भी अपना आखिरी मिशन पूरा करने में लगे थे, जल्द लौट आएं। अगर वे देश वापस आ जाते तो आराम से यहां काम कर सकते थे और एक टीम के रूप में फिर से साथ लड़ सकते थे। डायना और बाकी लोग उस शानदार घर में बैठे थे जो ध्रुव ने उन्हें गिफ्ट किया था। डायना होल्टन परिवार को ध्रुव के बचपन के बारे में बता रही थी। उसने बताया कि कैसे उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था।
फिर उसने टॉप यूनिवर्सिटी एसआरयू में दाखिला पाने के लिए कड़ी मेहनत की और आज वह इतनी सफलता हासिल कर चुका है कि उसके पास बेहिसाब संपत्ति है। डायना को ध्रुव की कामयाबी पर बेहद गर्व था। जूडी और जूड अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह घर अब उनका होने वाला है। सिर्फ नया घर ही नहीं, उन्हें नई नौकरियां भी मिल चुकी थीं। जूड के माता पिता बेहद खुश थे कि उनके बेटे को इतनी अच्छी और समझदार पत्नी मिली है। साथ ही माता पिता के तौर पर उन्हें बेहतर लाइफस्टाइल का मौका भी मिल गया था। घर काफी बड़ा था, इसका मतलब था कि वे जब चाहें आ सकते थे और जितने दिन चाहें रुक सकते थे। हालांकि कुछ लोग अब भी इन व्यवस्थाओं से खुश नहीं थे, जैसे कि जूड की चाची और उसकी कजिन। चूंकि यह घर जूड की ससुराल वालों का था, तो जूड के माता पिता वहां आकर रह सकते थे, लेकिन यह सुविधा जूड की चाची और कजिन को नहीं मिली। अगर उन्हें इस घर के बारे में पता ही न होता तो शायद उन्हें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अब जब उन्हें घर के बारे में मालूम था तो वे उस साधारण जिंदगी से खुश नहीं हो पा रहे थे जिसमें न अच्छे खाने का आनंद था और न ही शानदार घर में रहने की सुविधा। डायना ने ध्रुव के अतीत के बारे में जो बताया, उससे यह साफ हो गया कि ध्रुव ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। डायना ने हमेशा उसकी मदद की थी, यहां तक कि उसकी यूनिवर्सिटी की फीस भी भरी थी। इन 2 दिनों में ध्रुव के व्यवहार से यह भी साफ हो गया था कि वह डायना का बहुत सम्मान करता है। अचानक डायना की बहन के मन में एक विचार आया। उसकी बेटी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, ध्रुव की उम्र की ही थी। भले ही उसकी बेटी का विश्वविद्यालय एसआरयू जितना प्रतिष्ठित न हो, लेकिन वह उसे बहुत सुंदर मानती थी। उसने सोचा, क्या डायना के जरिए मेरी बेटी और ध्रुव की मुलाकात करवाई जा सकती है? अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें और साथ हो जाएं, तो वह ध्रुव की सांस बन जाएगी और फिर वह जो चाहे खरीद सकती थी। महंगी कार, बड़ा घर, स्वादिष्ट खाना। वह पहले ही शू सिटी की सबसे धनी महिला बनने का सपना देखने लगी थी। इस ख्याल से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और अपनी बेटी को मैसेज किया, तुम्हें ध्रुव कैसा लगता है? क्या तुम उसे और अच्छे से जानना चाहोगी? उसने अपनी बेटी से पूछा। कुछ देर बाद जब उसने अपनी बेटी को सिर झुकाए, गालों पर हल्की लाली के साथ देखा, तो वह समझ गई कि उसकी बेटी को यह आइडिया पसंद आया है। और क्यों ना होता, ध्रुव जैसा सफल और प्रभावशाली व्यक्ति भला किस लड़की को आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन एक समस्या थी, ध्रुव मेरी बेटी को पसंद करेगा भी या नहीं? उसने खुद से सोचा, ध्रुव जैसा इंसान हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता। उसे डायना की मदद की जरूरत होगी। उसने तुरंत अपनी बहन जूड की मां को मैसेज किया। उसने अपने विचार बताए और डायना से इस पर बात करने को कहा। अगर यह योजना सफल हो जाती है तो हमारे परिवार को बहुत लाभ मिलेगा, उसने लिखा। उसे यह भी याद दिलाया कि अभी डायना और उसके परिवार को ध्रुव से विशेष लाभ मिल रहा है। जूड को छोड़कर उसके परिवार के किसी सदस्य को सीधे ऐसा कोई लाभ नहीं मिला। अगर उसकी बेटी और ध्रुव साथ हो गए तो शायद गोल्डन लीफ होटल का प्रबंधन भी होल्टन परिवार को मिल सकता है। यह होटल अरबों का है, इसके छोटे से हिस्से से ही हमारा जीवन ऐशो आराम में कट जाएगा, उसने सोचा। लेकिन उसने अपनी बहन को चेतावनी भी दी, हमें सावधान रहना होगा। हो सकता है कि ध्रुव को एक ऐसी पत्नी मिले जो हर चीज पर कंट्रोल करना पसंद करे। अगर ऐसा हुआ तो हमें मिलने वाले फायदे बंद हो सकते हैं, यहां तक कि डायना के परिवार को भी नुकसान हो सकता है। जूड की मां ने अपनी बहन के संदेश ध्यान से पढ़े। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी बहन की बातों से सहमति जताई। सचमुच जूड उनके परिवार में इकलौता था जिसे ध्रुव की वजह से कुछ मिला था। अगर हम अपनी भतीजी और ध्रुव को एक साथ लाने में कामयाब हो गए तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा
और हमें भी कई फायदे मिलेंगे, उसने मन ही मन सोचा। होल्टन परिवार का सपना था कि उनका रिश्ता ध्रुव के साथ और भी मजबूत हो जाए। इस तरह वे ध्रुव की संपत्ति पर पूरी तरह निर्भर हो सकते थे। तब तक हम अपनी लग्जरी कारों में शू सिटी गर्व से जा सकेंगे, झूठ की मां ने सोचा। इस विचार के साथ उसने डायना से पूछा, डायना, ध्रुव की उम्र कितनी है? 21 साल का है, जल्दी ही 22 का हो जाएगा। अगले साल वह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाएगा। सच में समय कितनी जल्दी बीत जाता है, डायना ने जवाब दिया। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? झूठ की मां ने सीधे सवाल किया। इस बारे में मैं ज्यादा पक्के से नहीं कह सकती। जब से उसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया है, वह ज्यादातर समय पार्ट टाइम काम करता रहा है। छुट्टियों में भी वह घर कम आता है, और जब हम उससे पूछते हैं तो अपनी लव लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता, डायना ने बताया। झूठ की मां ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानती हो डायना, मेरी भतीजी और ध्रुव लगभग एक ही उम्र के हैं। मेरी भतीजी बहुत सुंदर है, साथ ही वह स्मार्ट और विनम्र भी है। मैं वादा करती हूं वह एक अच्छी लड़की है। अगर तुम इन्हें मिलवा दो तो यह सही रहेगा, इससे हम और करीब आ जाएंगे। डायना को यह सुनकर झटका लगा। उसने अपनी शर्मीली भतीजी की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि यह बच्चों का फैसला होना चाहिए। वे पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं। अगर वे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें हमारी जरूरत नहीं होगी। अरे, इसमें कौन सी दखल अंदाजी है डायना? हम बस यह देख रहे हैं कि वे एक दूसरे के अनुकूल हैं या नहीं। ध्रुव तुम्हारी बात सुनता है ना? बस उससे एक बार कह दो। अगर यह काम नहीं करता तो हम उन्हें मजबूर नहीं करेंगे। कैसा रहेगा? झूठ की मां ने जोर दिया। डायना ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं एक समय निकालकर ध्रुव से बात करूंगी, लेकिन यह उनके ऊपर है कि वे क्या करना चाहते हैं। झूठ की मां ने खुशी खुशी कहा, हाँ, बस ध्रुव को बताओ। उनसे कहो कि वे एक दूसरे से बात कर लें। अगर कुछ नहीं होता तो ठीक है, ये उनका ही मामला है। डायना ने अपनी ससुराल वालों की बात मानने का फैसला किया। उसे लगा कि इनकार करना ठीक नहीं होगा। यह देखकर कि डायना मान गई है, झूठ की चाची ने अपनी बेटी की ओर गर्व से देखा, मानो उसे कह रही हो, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। उधर झूठ और झूड़ी अपने नए घर में घूम रहे थे। वे लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम और खिड़की से बाहर के नजारे की तस्वीरें ले रहे थे। घर के अंदर की शानदार सजावट ने उन्हें खुश कर दिया। उन्होंने तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। कैप्शन लिखा, हमारा नया घर, यह सपने जैसा लगता है। लोकेशन थी साउथ रिवर इंटरनेशनल रेसिडेंस। जैसे ही यह पोस्ट ऑनलाइन हुई, उनके दोस्तों ने हैरानी भरी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। टिप्पणियों में ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों का मिश्रण था। कई लोगों ने पूछा कि क्या वे घर आकर उनसे मिल सकते हैं। इस बीच लेस्ली के परिवार ने यह पोस्ट देखी और सेड्रिक से कहा कि वह साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस के बारे में जानकारी निकाले, खासकर वहां के घरों की कीमत क्या है। लेस्ली के परिवार ने साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस के घरों की कीमतें जानने के बाद जैसे होश ही खो दिए। यह प्रांत का सबसे महंगा आवासीय क्षेत्र था। यहाँ के घरों को विदेश में बसे एक प्रसिद्ध डिजाइनर ने खुद डिजाइन किया था। साथ ही अंदर की सजावट भी शानदार थी। सबसे सस्ते घर की कीमत 50 मिलियन से शुरू होती थी। कीमत सुनते ही लेस्ली को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी छाती पर जोर से वार कर दिया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। इसके बाद उसने खुद को 3 दिन के लिए अपने कमरे में बंद कर लिया। असल में वह ध्रुव द्वारा किए गए व्यवहार के अंतर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेस्ली ध्रुव का चाचा था। डीएनए के हिसाब से उसका रिश्ता डायना से भी ज्यादा करीब था। लेकिन अब जब ध्रुव अमीर हो गया था तो उसके साथ व्यवहार भी पूरी तरह बदल गया था।
इसका कारण वही पुराना था। लेस्ली ने उस समय ध्रुव को नजरअंदाज करने का फैसला किया था। अब उसे अपने किए पर और भी ज्यादा पछतावा हो रहा था। उधर ध्रुव घर लौटा तो उसे थोड़ा थका हुआ महसूस हुआ। उसने झपकी लेने का फैसला किया। जब वह उठा तो रात हो चुकी थी, लेकिन तानिया की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया था। ध्रुव ने कुछ सोचने के बाद तानिया का नंबर डायल किया। उसे महसूस हुआ कि तानिया बहुत धीरे धीरे पैसे खर्च कर रही थी। नमस्ते मिस्टर ध्रुव, तानिया ने फोन उठाते ही खुशी से कहा। कैसी हो मिस तानिया? ध्रुव ने सामान्य लहजे में पूछा। मिस्टर ध्रुव, फिलहाल हम 2 कंपनियों के डिटेल्स पर बातचीत कर रहे हैं। हमारी टीम उनकी बैकग्राउंड चेक कर रही है। अभी स्थिति काफी सकारात्मक लग रही है। जांच पूरी होते ही मैं रिपोर्ट करूंगी, तानिया ने जवाब दिया। एंडी के घर का क्या हाल है? वहां कुछ प्रगति हुई? जी, हमने श्री लुइस से संपर्क कर लिया है। कंपनियों की जांच पूरी होने के बाद हम वहां जाएंगे, तानिया ने बताया। ध्रुव ने थोड़ा गुस्से में कहा, काम की रफ्तार बहुत धीमी है मिस तानिया। अगर टीम पहले ही तैयार है तो जल्दी से जल्दी कुछ निवेश फाइनल करो। कंपनियां अगर सही लगती हैं तो बिना देरी के काम करो। जरूरी नहीं कि वे सिर्फ प्रीमियम शेयर बेच रही हों। ऐसी कंपनियां चुनो जो पहले से कुछ नतीजे दिखा चुकी हों। छोटी मोटी कंपनियों पर समय बर्बाद मत करो, तानिया ने कुछ रुककर जवाब दिया। अगर ऐसा करेंगे तो शायद हम सबसे बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। मेरा मानना है कि हमें उन छोटी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनके पास अच्छी संभावनाएं हैं। तानिया की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा निराश हुआ। असल में वह ज्यादा मुनाफा नहीं चाहता था, वह ज्यादा पैसे खर्च करना चाहता था। ध्रुव को डर था कि अचानक बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके और कई कंपनियों का अधिग्रहण करके वह शक्तिशाली लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। इसलिए उसने तय किया था कि वह सावधानी से चलेगा। ध्रुव का उद्देश्य बस एक ही था, खरीदना और अधिग्रहण करना। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कंपनी दुनिया की टॉप 500 या 1000 कंपनियों में से एक है या नहीं। उसे बस शेयर खरीदने की चाह थी। अगर कोई कंपनी शेयर बेचने से मना करती तो वह उसे सीधा खरीद लेता। मुझे ताकत चाहिए, उसने सोचा। ताकत ही सब कुछ तय करती है। बिना ताकत के वह पैसा खर्च करते वक्त भी सतर्क रहता और यह एहसास उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके अलावा उसे अब तक यह भी नहीं पता था कि उसका सिस्टम अपग्रेड हो सकता है या नहीं। उसके मौजूदा फिजिकल और मेंटल आंकड़े स्टैट्स पहले ही मैक्सिमम पर थे, लेकिन फिर भी वह खुद को पर्याप्त ताकतवर महसूस नहीं करता था। यही वजह थी कि उसे सिस्टम को अपग्रेड करने की संभावना जल्द से जल्द जांचनी थी, वरना वह अपने अगले कदम की योजना नहीं बना सकता था। इस वक्त उसका लक्ष्य था 100 लाख लग्जरी पॉइंट्स इकट्ठा करना। वह देखना चाहता था कि क्या सिस्टम कोई पॉपअप नोटिफिकेशन देगा और उसके स्टैट्स को और बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मुझे अपनी पूरी योजना बदलनी होगी। उसे कहीं छिपकर अपनी शक्तियों को खुद विकसित करना होगा। अगर वह खुद को मजबूत नहीं बना पाया तो उसे हमेशा बाहरी ताकतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके स्टैट्स और बढ़ सकते हैं तो उसका पहला लक्ष्य खुद को अजेय बनाना होगा। उसके बाद उसे किसी भी चीज या व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं होगी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, मिस तानिया, मुझे अभी नतीजे चाहिए, किफायत नहीं। छोटी कंपनियों के बढ़ने और मुनाफा कमाने का इंतजार करना मेरे काम का नहीं। मुझे परवाह नहीं कि आप कैसे करेंगी, लेकिन इस महीने के अंत तक कम से कम 50 बिलियन खर्च हो जाना चाहिए। और हाँ, कम प्रोफाइल बनाए रखना जरूरी है। तानिया चौंक गई। उसने पूछा, हम? मिस्टर ध्रुव, शायद मैंने गलत सुना। क्या आप अपनी बात फिर से दोहरा सकते हैं? वास्तव में उसने सब कुछ सुना था, लेकिन वह अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ध्रुव ने दोबारा स्पष्ट किया, मैंने कहा, इस महीने के अंत तक 50 बिलियन खर्च करें। अगर आप 100 बिलियन खर्च कर सकें
तो और भी अच्छा होगा। बस ध्यान रखें कि ज्यादा दिखावा ना हो और कोई अनावश्यक परेशानी ना खड़ी हो। तानिया लाइन के दूसरी तरफ पूरी तरह से चकित थीं। क्या यह आदमी सच में 50 बिलियन खर्च करने को कह रहा है? उसने खुद से सोचा। पहली बार उसने ऐसा बॉस देखा था जो चाहता था कि उसका पैसा इस तरह पानी की तरह बहाया जाए। अधिकतर लोग कम पैसे में ज्यादा मुनाफा चाहते हैं, लेकिन ध्रुव, वह बस खर्च करना चाहता था। क्या उसके पास इतना पैसा है कि उसे खर्च करने का बहाना चाहिए, या फिर वह पैसे से नफरत करता है? तानिया के मन में ख्याल आया। वह धनी घराने के बेटों के मन की बात कभी नहीं समझ पाई थी। या फिर उसके इस कदम के पीछे कोई और कारण है? थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने फिर पूछा, आपको पक्का यकीन है एमिया ध्रुव, आप 50 अरब डॉलर कह रहे हैं? 5 अरब नहीं, या 5 लाख? ध्रुव ने गहरी आवाज में कहा, मिस तानिया, मैं इसे अब और भी साफ तरीके से समझाता हूं। हाँ, 50 बिलियन डॉलर ये न्यूनतम है, ऊपरी सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कम प्रोफाइल बनाए रखें और बेवजह का ध्यान न खींचें। उसके इस आदेश ने तानिया को पूरी तरह से हैरत में डाल दिया। ठीक है सर, मैं समझता हूं, लेकिन इतने कम समय में इतना पैसा निवेश करके किसी का ध्यान आकर्षित न करना थोड़ा मुश्किल होगा, तानिया ने कहा। ध्रुव ने शांत आवाज में जवाब दिया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, एक ही जगह पर बहुत ज्यादा निवेश मत करो। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए 2 लोगों को बुलाया है, वे अगले 2 दिनों में पहुंच जाएंगे। अगर तुम ज्यादा पैसा खर्च करोगी तो कुछ गलत लोग निशाना बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद एमी। ध्रुव, मैं काम पर लौटती हूं। ये एक मुश्किल मिशन है, मुझे इसे जल्दी निपटाना होगा। ठीक है, जब तुम वापस आओगी तो हम जश्न मनाएंगे। और हाँ, एंडी की कंपनी की जांच करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। ठीक है मिस्टर ध्रुव। तानिया के साथ कॉल खत्म करने के बाद ध्रुव ने एंडी को फोन किया। एक छोटी बातचीत के बाद एंडी ने ध्रुव से कहा कि वह जल्द से जल्द जांच पूरी करे, निवेश योजना को अंतिम रूप दे और फंड ट्रांसफर करे। एंडी चाहता था कि ध्रुव की कंपनी जल्द से जल्द उसकी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करे। एंडी को तानिया का फोन पहले ही मिल चुका था। उसने कहा था कि वे 2 और कंपनियों की जांच पूरी करने के बाद ही वहां आएंगे। एंडी समझ गया कि शायद तानिया उसे कुछ समय लटकाने और बाद में कीमतों पर मोल भाव करने की योजना बना रही है। यह आम व्यापारिक रणनीति थी, लेकिन एंडी को यह भी याद था कि उसने पहले ही ध्रुव से इस पर बात कर ली थी। वह ध्रुव को 5 अरब डॉलर में अपनी कंपनी के 30% शेयर देने को तैयार था। एंडी समझ नहीं पा रहा था कि ध्रुव उसे लटकाकर क्यों रख रहा है। उसे यह नहीं पता था कि यह फैसला तानिया का था और ध्रुव इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। ध्रुव अब पैसे खर्च करने को लेकर बहुत खुश था। वह किसी भी कीमत पर मोल भाव नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ तानिया ने ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की निवेश प्रबंधक के रूप में मितव्ययिता से काम किया। वह सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा फायदा उठाकर अपनी काबिलियत साबित करना चाहती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ध्रुव के पास पैसे की कमी नहीं है और उसे उसकी किफायत की जरूरत नहीं है। जब ध्रुव ने कहा कि जांच की कोई जरूरत नहीं है, तो उसने तुरंत एंडी के खाते में 5 अरब डॉलर ट्रांसफर कर दिए। एंडी उलझन में था। कुछ देर पहले उसकी कंपनी को बताया गया था कि उनकी परियोजना का मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब ध्रुव ने कहा कि उसे उस पर भरोसा है और पैसे तुरंत ट्रांसफर कर दिए। एंडी का दिमाग बस यही सोच रहा था, पैसा आ गया है तो प्रोजेक्ट पर दबाव बनाना जारी रखो। दूसरी ओर ध्रुव के लिए यह एक अच्छा दिन था। 5 अरब डॉलर ट्रांसफर होने के बाद उसके लग्जरी पॉइंट्स बढ़कर 152 हो गए थे। स्प्रिंगफील्ड, एक आलीशान अपार्टमेंट में तानिया अपने पजामे में सोफे पर बैठी थी।
उसने ध्रुव से अभी अभी फोन रखा था। अब वह अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए अपनी टीम को बुलाने वाली थी। ध्रुव ने फोन पर कहा, जब तक मुझे नतीजे मिल सकते हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। शायद वह अपने परिवार को कुछ साबित करने के लिए जल्दबाजी में था। क्या बड़े और ताकतवर परिवारों के वारिस हमेशा मुखिया की कुर्सी के लिए एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं? तानिया ने सोचा, क्या ध्रुव अपने परिवार में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या वह भी खतरे में है? अगर ऐसा है तो उसे भी तेजी से काम करना होगा। अब वह और ध्रुव एक ही नाव में सवार थे। वह उसके साथ ही ऊपर उठेगी या गिर जाएगी। अगर ध्रुव अपने परिवार में बड़ा पद पाने में असफल हुआ तो उसका जीवन मुश्किल हो जाएगा, और मेरे दिल में उसके लिए अभी भी कुछ खास है। वह नहीं चाहती थी कि ध्रुव असफल हो। उसे और मेहनत करनी थी। चूंकि पैसे की कोई समस्या नहीं थी, तो आधे प्रयास में काम पूरा करना आसान था। ये सोचकर उसने अपने अधीनस्थों के साथ फोन पर बातचीत खत्म की और उन्हें निवेश की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने को कहा। फिर उसने कई कंपनियों से संपर्क किया जो फंडिंग में रुचि रखती थीं। अगली सुबह वह उनसे मिलने वाली थी। स्प्रिंगफील्ड में एक आलीशान अपार्टमेंट। बाथरूम से एक सुडौल महिला तौलियां लपेटे बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद सुंदर था और उसने अपने सिर के ऊपर हाथ बढ़ाकर अपने बालों को ठीक किया। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। कोई भी पुरुष उसे देखकर उसकी ओर खिंच जाएगा। महिला ने मुस्कुराते हुए छेड़ा, तानिया, क्या तुम अपने आदमी से बात कर रही थी? तुम यहां बस कुछ ही दिन से हो और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते हुए वह तानिया के पास आई और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे चूमने की कोशिश की। तानिया ने उसका सिर एक तरफ घुमा दिया और उसका हाथ झटकते हुए कहा, रोनी, क्या तुम सीरियस हो सकती हो? जिसे तानिया ने रोनी कहा था, वह उसकी कॉलेज की रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त रोंडा रॉजर्स थी। दोनों यूनिवर्सिटी के पहले साल से रूममेट थीं और ग्रेजुएशन तक करीब रहीं। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद कई सालों तक उनकी मुलाकात नहीं हुई, फिर भी उनकी दोस्ती बरकरार थी। दोनों ही यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में थीं, लेकिन रोंडा कहीं ज्यादा लोकप्रिय थी। उसका शरीर ऐसा था जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए, और उसका चेहरा भी उतना ही सुंदर था। साथ ही उसकी आवाज चुलबुली थी। वह कॉलेज में एक आदमखोर लड़की के रूप में जानी जाती थी। नए छात्र, सीनियर्स, यहां तक कि कुछ प्रोफेसर भी उससे प्रभावित थे। लेकिन तानिया को कुछ सालों में यह समझ आ गया कि रोंडा को पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कॉलेज के लगभग 1/3 लड़के उसके पीछे थे, कुछ गरीब लड़के और कुछ स्कूल के सबसे अमीर और लोकप्रिय। गरीब लड़के रोजाना उसे प्रेम पत्र, फूल और नाश्ता भेजते। सबसे अमीर लड़के उसके लिए डिजाइनर कपड़े, बैग, परफ्यूम और तमाम महंगी चीजें खरीदते। लेकिन यह सब बेकार गया। कॉलेज के 4 साल बाद भी कोई भी लड़का उसका दिल नहीं जीत पाया। रोंडा ने हंसते हुए कहा, मैं सीरियस हूं, ठीक है। जब मैंने तुमसे कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे साथ स्प्रिंगफील्ड में रहो, तो तुमने अपने गृहनगर लौटने की जिद की, और अब देखो, तुम मेरी बाहों में वापस आ गई हो। फिर उसने शरारती अंदाज में जोड़ा, जिस लड़की पर मेरी नजर पड़ी है, वह मुझसे बच नहीं सकती। उसने अपनी लंबी हथेलियों से हवा में कुछ इशारे किए, जैसे अपनी बात पर जोर दे रही हो। रोनी, इतने साल हो गए हैं, तुम क्यों नहीं बदली? तुम पागल हो जो लड़कों को अपना सुंदर शरीर नहीं दिखाती। तानिया ने यह कहते हुए हाथ बढ़ाया और रोनी का तौलिया खींच लिया। सामने ऐसा फिगर था जिसे परफेक्ट कहा जा सकता है। रोनी को फर्क नहीं पड़ा कि तौलिया हट गया। उन्होंने पहले भी यूनिवर्सिटी के दिनों में एक दूसरे को ऐसा देखा था। ये बेवकूफ लड़के तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है तानिया। लगता है जैसे मुझे खा जाने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत घिनौना है, रोनी ने कहा और तानिया के पास नग्न बैठ गई। रोनी, सच में?
तुम्हें लड़के पसंद नहीं है? क्या तुम पूरी जिंदगी अकेले ही बिताना चाहती हो? तानिया ने सिर घुमाकर पूछा। लड़कों में ऐसा क्या खास है? अकेले रहना बुरा है क्या? मुसीबत क्यों मोल लें? ऊपर से उनका ख्याल भी रखना पड़े। तानिया, क्यों ना तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ बिता लो? रॉनी ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। नहीं रॉनी, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। तुम कोई और ढूंढ लो। तानिया ने झट से मना कर दिया। अरे तानिया, तुम्हारा मन कैसे बदल गया? कुछ ही साल तो हुए हैं। क्या तुम्हारा अब कोई बॉयफ्रेंड है? पहले तो तुम हमेशा फोन पर किसी से बात करती रहती थी। बताओ, वह कैसा है? उसकी हाइट क्या है? वजन कितना है? रॉनी ने मुस्कुराते हुए सवाल दागे। रोंडा के सवालों से तानिया का चेहरा लाल हो गया। रॉनी, ये तुम मुझसे कैसे पूछ सकती हो? मुझे क्या पता? तानिया ने झेंपते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता? तो क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम मैं जा रही हूं, तानिया ने गुस्से में कहा और उठने लगी। जैसे ही तानिया उठी, रॉनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तानिया, रुक जाओ, बस बता दो, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? नहीं, वह मेरा बॉस था, तानिया ने शर्माते हुए कहा। तुम्हारा बॉस? लड़का या लड़की? लड़का। उसकी उम्र कितनी है? 20 साल का है। इतना छोटा? हाँ, वह अभी भी यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी में और बॉस भी? वाह, तुम्हारे लिए अच्छा है। कोई शक नहीं कि वह मेरी खूबसूरत तानिया का दिल चुरा ले। रॉनी, बकवास बंद करो। वैसे मेरे बॉस ने मुझे एक बड़ा काम दिया है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कौन सा काम? वह चाहते हैं कि मैं इस महीने 50 अरब डॉलर निवेश करूं। कितना? रॉनी ने हैरान होकर पूछा। 50 अरब? तुम्हारा बॉस कौन है? उसके पास इतना पैसा कहां से आया? मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। स्प्रिंगफील्ड में कोई बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें फंडिंग चाहिए। मुझे पूछना पड़ेगा। टेंशन मत लो, सिर्फ 50 अरब हैं, देख लेंगे। ठीक है, मैं सोने जा रही हूं। गुड नाइट। यह कहकर तानिया उठी और अपने कमरे में चली गई। तानिया को जाते देख रॉनी ने तौलिया उठाया, अपने शरीर को ढका और सोफे पर बैठ गई। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अगले दिन ध्रुव को सुबह सुबह चार्ल्स का फोन आया। उसने पूछा, आज तुम्हें कोई काम तो नहीं है? ओल्ड मास्टर लूथर तुमसे मिलना चाहते हैं। कुछ सोचने के बाद ध्रुव ने सहमति दे दी। चार्ल्स और उसकी बहन ने उसे पहले भी कई बार बुलाया था, लेकिन वह हर बार काम में उलझा होता। अब वह खाली था तो सोचा मिल ही ले। वैसे भी चार्ल्स ने कई बार उसकी मदद की थी, इसलिए दोनों अच्छे दोस्त थे। जब से ध्रुव ने स्कूल को $100 मिलियन डोनेट किए थे, उसके लेक्चरर ने उसे कभी क्लास में वापस आने के लिए नहीं बुलाया। यही पैसे की ताकत थी। चार्ल्स के बताए निर्देशों का पालन करते हुए ध्रुव रिवर सिटी के एक और अमीर इलाके साउथ माउंटेन विला गार्डन की ओर चल पड़ा। हालांकि यहाँ विला की कीमतें साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस जितनी नहीं थीं, लेकिन हर विला का एरिया बड़ा था। प्रत्येक विला 3000 वर्ग मीटर से शुरू होता था और हर एक में प्राइवेट गार्डन और स्विमिंग पूल था। इसके अलावा यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर और हवा ताजा थी। शहर के शोर शराबे से दूर यह जगह शांत थी। अगर साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस साउथ रिवर प्रांत का सबसे महंगा घर था, तो साउथ माउंटेन विला गार्डन सबसे प्रीमियम रेसिडेंशियल एरिया था। यहाँ का नाम साउथ माउंटेन विला गार्डन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से साउथ माउंटेन दिखाई देता था। पूरे विला एरिया को साउथ माउंटेन के साथ बनाया गया था। एरिया का एंट्रेंस पहाड़ की तलहटी में था। विला एक एक करके पहाड़ के साथ बनाए गए थे। जितना ऊपर जाते विला उतने महंगे होते। कहा जाता था कि पहाड़ की चोटी पर बना विला रिवर सिटी का आधा हिस्सा देख सकता है। यह पूरा विला एरिया लूथर परिवार का था। ध्रुव जैसे ही साउथ माउंटेन विला गार्डन पहुंचा,
लूथर भाई बहन पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी कार लूथर भाई बहनों के सामने खड़ी की और खिड़की नीचे कर दी। ध्रुव, तुम आ गए। ओल्ड मास्टर बहुत दिनों से तुमसे मिलना चाहते थे, चार्ल्स ने आगे बढ़कर कहा। ध्रुव बुगाटी वेरॉन चला रहा था तो लूथर भाई बहन को दूर से ही पता चल गया कि वह आया है। चार्ल्स, सॉरी, मैं काफी दिनों से बिजी था, आज ही खाली हुआ हूं, ध्रुव ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, हमें खुशी है कि तुम आ गए। चलो अंदर चलते हैं, ओल्ड मास्टर इंतजार कर रहे हैं, चार्ल्स ने कहा। फिर वह अपनी सुपरकार की ओर बढ़ गया। सैंडी ने ध्रुव की बुगाटी वेरॉन की आगे वाली सीट का दरवाजा खोला और बैठ गई। ध्रुव, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, सैंडी ने कहा। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि सैंडी उसके साथ आएगी। उसे पता था कि सैंडी उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इस रिश्ते को कैसे संभाले। सैंडी, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? ध्रुव ने पूछा। आज तुम हमारे घर आने वाले थे तो मैंने स्कूल मिस कर दिया, सैंडी ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। सैंडी को कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन ध्रुव के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने बात करना बंद कर दी और चार्ल्स के साथ पहाड़ की ओर बढ़ गया। लगभग 10 मिनट बाद ध्रुव चार्ल्स का पीछा करते हुए एक विशाल हवेली पर पहुंचा। यह साउथ माउंटेन विला गार्डन का सबसे आलीशान और प्रीमियम विला था। यह विला कम और एक जागीर ज्यादा लग रही थी। साउथ माउंटेन की पूरी चोटी पर इसका कब्जा था। जागीर को देखकर ही समझ में आ रहा था कि रिवर सिटी में लूथर परिवार कितना पावरफुल है। चार्ल्स और ध्रुव ने अपनी गाड़ियां गैराज में पार्क की और ध्रुव को मुख्य हॉल में ले गए। ओल्ड मास्टर रूपर्ट लूथर पहले से ही मुख्य हॉल में इंतजार कर रहे थे। लूथर परिवार की दूसरी पीढ़ी यानी चार्ल्स के पिता की जनरेशन ज्यादातर बाहर रहकर काम करती थी। लूथर परिवार की ताकत केवल रिवर सिटी तक सीमित नहीं थी। यह तो बस उनका बेस कैंप था। उनकी कंपनियां कई और शहरों में थीं, लेकिन सब साउथ रिवर प्रांत के अंदर थीं। साउथ रिवर प्रांत से बाहर उनके परिवार का प्रभाव कम हो जाता था। सिर्फ छुट्टियों या ओल्ड मास्टर लूथर के बर्थडे पर ही लूथर परिवार की दूसरी और तीसरी पीढ़ी वापस आती थी। यह जागीर असल में वो जगह थी जहां ओल्ड मास्टर लूथर रहते थे। साथ ही चार्ल्स और उसके भाई बहन और लूथर परिवार के कई बॉडीगार्ड भी वहीं रहते थे। चार्ल्स को ओल्ड मास्टर लूथर ने उत्तराधिकारी बना दिया था। भले ही परिवार के कुछ लोग इससे खुश नहीं थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। लूथर परिवार में ओल्ड मास्टर का फैसला आखिरी होता था। जो भी उन्होंने कहा, उसका विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अगर कोई सहमत नहीं भी होता, तो उसे अपनी फीलिंग्स मन में ही दबानी पड़ती। ध्रुव चार्ल्स और उसकी बहन के पीछे पीछे मुख्य हॉल में गया। हॉल में एक बुजुर्ग आदमी सोफे पर बैठे थे। उनके सामने कॉफी टेबल पर चाय का कप रखा था, जिसमें से भाप उठ रही थी। उनके पीछे 4 मिडिल एज आदमी खड़े थे, जिनमें से 2 वे ही थे जिन्हें फुलर गोल्डन सैंड्स में जैकरी के बॉडीगार्ड मैक ने घायल किया था। दादाजी, दादाजी! चार्ल्स और उसकी बहन उनकी दाईं और बाईं तरफ बैठकर बोले। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और ध्रुव की ओर देखा। नमस्ते, ओल्ड मास्टर लूथर, ध्रुव ने शालीनता से कहा। रूपर्ट ने कुछ नहीं कहा, बस ध्रुव को ध्यान से देखा। 1-2 मिनट बाद उन्होंने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जयकरी को हरा सके। तुम जवान हो और काबिल भी। ओल्ड मास्टर लूथर, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, यह मुझे शर्मिंदा कर रहा है, ध्रुव ने विनम्रता से कहा। ध्रुव, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जयकरी युवा पीढ़ी में बड़ा नाम है। उसे क्विन परिवार का सपोर्ट भी है। कोई भी उसे इतनी बुरी हालत में रिवर सिटी से बाहर नहीं कर सकता। मैं तो बस लकी था। भाग्य भी ताकत का एक रूप है। बैठो ध्रुव, चाय पीकर देखो। रूपर्ट ने ध्रुव को बैठने का इशारा किया और खुद उठकर चीनी मिट्टी के बर्तन से उसके लिए चाय बनाई। ध्रुव ने चाय का कप उठाया
एक घूंट लिया और वही महसूस किया जो उसने पिछली बार एससीसी के मेंबर बिल के साथ चाय पीते हुए किया था। उसे समझ नहीं आया कि इतने बड़े लोगों को चाय इतनी क्यों पसंद है। उसका खुद चाय में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए यह बस प्यास बुझाने के लिए थी। उसे इसे छकने या उसका आनंद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि चूंकि वे इतने गंभीर थे, इसलिए उसे दिखावा करना पड़ा। हाँ, ध्रुव ने एक शब्द में जवाब दिया। रूपर्ट समझ गए कि ध्रुव थोड़ा लापरवाह था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हर किसी का अपना अपना जीने का तरीका होता है। चूंकि उसे चाय पसंद नहीं थी, तो उसे जबरदस्ती क्यों पिलाई जाए। यह वैसे ही था जैसे किसी को चाय के बारे में समझाना जिसे चाय की समझ ही ना हो। ध्रुव, सबसे पहले मैंने तुम्हें यहां थैंक यू कहने के लिए बुलाया है। अगर तुम न होते तो शायद चार्ली और सैंडी यहां नहीं होते। दूसरी बात, मैं तुमसे मिलना चाहता था। रूपर्ट बोले, ओल्ड मास्टर लूथर, इसका जिक्र मत करें। चार्ल्स और मैं SC.C के मेंबर हैं और अच्छे दोस्त भी। चार्ल्स ने हमेशा मेरी मदद की है, तो मेरा भी फर्ज बनता है, ध्रुव ने विनम्रता से कहा। सैंडी, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ी, दादाजी, ध्रुव, आप दोनों इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? क्या पता हम सब एक दिन फैमिली बन जाए। उसके यह कहते ही सब चौंक गए। चार्ल्स और रूपर्ट ने सैंडी की ओर हैरानी से देखा। सैंडी को तुरंत एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। वह सफाई देना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिरकार शर्माते हुए उसने कहा, मैं अपना होमवर्क करने जा रही हूं, आप लोग आराम से बात करो। यह कहकर वह कमरे से चली गई। सैंडी के जाने के बाद ध्रुव और ओल्ड मास्टर लूथर में बातचीत हुई। फिर रूपर्ट ने चार्ल्स को ध्रुव के साथ जाने को कहा और खुद ऊपर चले गए। सैंडी पूरे लंच के दौरान शर्माई हुई थी। वह ध्रुव से नजरें मिलाने से बच रही थी। लंच के बाद ध्रुव जाने ही वाला था कि ओल्ड मास्टर लूथर ने उसे अकेले स्टडी रूम में बुला लिया। बैठो ध्रुव, रूपर्ट ने सोफे पर बैठते हुए कहा। ध्रुव चुपचाप बैठ गया और उनकी बात का इंतजार करने लगा। उसे लगा कि रूपर्ट ने उसे किसी खास वजह से बुलाया होगा। ध्रुव, तुम्हारे हिसाब से लूथर फैमिली कैसी है? रूपर्ट ने अचानक पूछा। ध्रुव ने थोड़ा सोचा और कहा, सफल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूपर्ट ऐसा क्यों पूछ रहे थे। जहां तक वह जानता था, लूथर परिवार रिवर सिटी और पूरे साउथ रिवर प्रांत में फेमस था। रूपर्ट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह बस दिखावा है। अगर मैं अचानक चला जाऊं और लूथर परिवार का कोई भी मेरे काम का बोझ न उठा सके, तो यह परिवार दूसरों के लिए एक मोटा शिकार बन जाएगा। हर कोई इसे हड़पने की कोशिश करेगा। ध्रुव ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि चार्ल्स में सब कुछ है जो चाहिए। चार्ली लूथर फैमिली की तीसरी जनरेशन में बेस्ट है, लेकिन वह पूरे परिवार का भार उठाने के लिए तैयार नहीं है। उसे और अनुभव चाहिए, रूपर्ट बोले। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह सोच रहा था कि ओल्ड मास्टर उसे यह सब क्यों बता रहे हैं। वह तो लूथर परिवार का हिस्सा भी नहीं था। ध्रुव, मैं चाहता हूं कि तुम लूथर परिवार की रक्षा करो, जब तक कि चार्ली इसे संभालने लायक न बन जाए, रूपर्ट ने गंभीरता से कहा। हाँ, ओल्ड मास्टर लूथर, क्या आप मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? मैं लूथर फैमिली की रक्षा कैसे कर सकता हूं, जब वह पहले से अपनी पावर के पीक पर है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? ध्रुव ने कहा। रूपर्ट मुझसे लूथर परिवार की सुरक्षा करने के लिए कह रहा है। क्या यह मजाक नहीं है? मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं लूथर परिवार की रक्षा कर सकता था, तो क्या मुझे अब इतना डरपोक बनना पड़ता? मैंने खरीदारी सुविधा, शॉपिंग फीचर सक्रिय कर दी होती और मेरे भव्य अंक, ग्रैंड पॉइंट्स आसमान छू रहे होते। ध्रुव, इतनी जल्दी मना करने की जरूरत नहीं है। मैं बिना कारण तुम्हें यह नहीं कह रहा। अगली बार मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा, बिग गिफ्ट देने वाला हूं, रूपर्ट ने शांत स्वर में कहा। ध्रुव पहले ही हक्का बक्का रह गया था।
यह किसी बड़े गिफ्ट के कारण नहीं है, ठीक है? मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं। अगर वह सक्षम होता तो मुसीबत में फंसे लूथर परिवार की मदद करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अभी उसे यह उम्मीद करना बेईमानी था। उसे खुद को बचाने में भी परेशानी हो रही थी। ओल्ड मास्टर लूथर, मैं आपको मना नहीं कर रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं। अगर मैं कर सकता तो मुझे लूथर परिवार की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आखिरकार चार्ल्स और मैं अच्छे दोस्त हैं, और अगर लूथर परिवार को कभी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर आगे आऊंगा। रूपर्ट ने ध्रुव की बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। ध्रुव, क्या तुम्हें पता है कि जब मैं हूं तो लूथर परिवार चल रहा है, लेकिन मेरे बिना यह खत्म हो जाएगा। लूथर परिवार मेरे कारण शिखर पर है, लेकिन मैं एक बूढ़ा आदमी हूं जो मौत से बस एक कदम दूर हूं। ध्रुव को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह हमेशा सोचता था कि ओल्ड मास्टर लूथर कोई ताकतवर इंसान होंगे, लेकिन मिलने के बाद उसे लगा कि वह तो बस एक साधारण बूढ़े इंसान हैं। ध्रुव की मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ अब बहुत मजबूत थी, लेकिन वह ओल्ड मास्टर लूथर से कोई खतरा महसूस नहीं कर पा रहा था। शायद पहले वह ताकतवर रहे होंगे, पर अब वह साधारण से बूढ़े व्यक्ति लगते थे। यह कल्पना करना मुश्किल था कि एक परिवार जो अपने उत्कर्ष पर पहुंच चुका है, उसे इस बूढ़े आदमी ने बनाया है। अगर यह बूढ़ा आदमी अचानक चला गया तो इतना बड़ा लूथर परिवार ढह सकता है। मुझे समझ नहीं आया, कृपया समझाइए ओल्ड मास्टर लूथर, ध्रुव ने कहा। ऐसा नहीं था कि वह बहुत उत्सुक था, लेकिन जब उन्होंने खुद यह विषय छेड़ा था तो उसे विस्तार से बताना ही होगा। रूपर्ट ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी एक और पहचान, आइडेंटिटी है। वह क्या है? ध्रुव ने सहजता से पूछा। मैं नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बी का रिटायर्ड मेंबर हूं। नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स, ये कैसा संगठन है? ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा। इस संगठन को समझने के लिए सबसे पहले मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में बात करना जरूरी है। मार्शल आर्टिस्ट्स कभी खत्म नहीं हुए। आम लोगों के लिए उनसे मिलना मुश्किल है। ध्रुव, तुम्हें यह बात सबसे अच्छी तरह पता होनी चाहिए, है ना? ध्रुव को यह बात पता थी। अपने जीवन के पहले 21 सालों में उसने कभी किसी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं देखा था, न ही वह उनके अस्तित्व के बारे में जानता था। लेकिन जब से उसे यह स्यूस ने सीखा कि बस इसलिए कि उसे कुछ चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वे चीजें मौजूद नहीं थीं। उसका स्तर इतना कम था कि वह कभी भी उन चीजों से बात नहीं कर सकता था। उसे कभी नहीं लगा था कि कोई बंदूक के साथ इतना निडर हो सकता है जैसा कि टीवी पर दिखाया जाता है। फुलर गोल्डन सैंड्स में जैकरी से लड़ने के बाद ही उसे पता चला कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास वो शक्तियां हैं जो बस टीवी में ही दिखती हैं, और उसी वक्त वो गलती से उस ग्रुप का हिस्सा बन गया था। रूपर्ट ने आगे कहा, मार्शल आर्टिस्ट्स एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत नुकसान कर सकते हैं। उनमें से कुछ लोग तो इतने मजबूत हैं कि साधारण हथियारों से भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हर कोई इतना मजबूत नहीं है कि वे प्रलोभनों का विरोध कर सकें, और जब वे गलती करते हैं तो इससे समाज को बड़ा नुकसान होता है। अब राज्य इन लोगों को सामान्य सैनिकों के जरिए नहीं डरा सकता, इसीलिए नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। ये लोग कानून लागू करने वाले और उन पर नजर रखने वाले होते हैं जिन्हें देश ने मार्शल आर्टिस्ट्स के खिलाफ खड़ा किया है। मैं भी इनमें से एक था, लेकिन एक मिशन में घायल हो गया, इसलिए मैं रिटायर हो गया। जब आप इस टीम का हिस्सा बन जाते हो तो जब तक आप किसी बड़ी गलती या देशद्रोह नहीं करते, आप हमेशा इसके सदस्य रहते हो। स्पेशल टास्क फोर्स की सुरक्षा आपके परिवार को भी मिलती है, और ये सभी सुरक्षा आपके देश की तरफ से है।
मैं रिटायर इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक मिशन में घायल हो गया था, और जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी लूथर परिवार को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं मर गया तो लूथर परिवार बिना मेरी मदद के बस आसान शिकार बन जाएगा। रूपर्ट की बातें सुनकर ध्रुव थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जब तक ओल्ड मास्टर लूथर जिंदा हैं, तब तक लूथर परिवार सुरक्षित है, तो फिर जैकरी ने चार्ल्स को मारने की कोशिश क्यों की? इसलिए उसने पूछा, ओल्ड मास्टर लूथर, अगर आप जिंदा हैं तो जैकरी ने चार्ल्स और सैंडी को मारने की कोशिश क्यों की? रूपर्ट ने जवाब दिया, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि चार्ली ने पहले बंदूक खींची। अगर चार्ली ने ऐसा नहीं किया होता तो जैकरी चाहे कितना भी बहादुर हो, चार्ली और सैंडी को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। स्पेशल टास्क फोर्स आपके परिवार को सिर्फ बाहरी नुकसान से बचाती है, लेकिन अगर आप खुद किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आपको जवाबी हमला झेलना पड़ता है तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव को अब बात समझ में आ गई। वह जान गया कि राष्ट्रीय विशेष कार्य बल एक खतरनाक संगठन था। ओल्ड मास्टर लूथर कभी इस संगठन के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन चोट लगने के बाद वे रिटायर हो गए थे। जब तक वे जिंदा हैं, संगठन लूथर परिवार की सुरक्षा करेगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर था कि लूथर परिवार खुद निर्दोष था। अगर लूथर परिवार दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो संगठन हस्तक्षेप नहीं करेगा। सरल शब्दों में कहें तो जब लूथर परिवार निर्दोष रहेगा तब उसे सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जब वह गलत काम करेगा तो वह अकेला होगा। चार्ल्स ने जैकरी के अंगरक्षक को मारने के लिए अपनी बंदूक निकाली थी, इसलिए वो गलत कर रहा था। उसकी मौत यूं ही व्यर्थ हो जाती। लेकिन बूढ़ा आदमी मुझे इतनी सारी बातें क्यों बता रहा है? उसने तो यहां तक कह दिया कि वो मुझे एक बड़ा तोहफा देगा। क्या वो चाहते हैं कि मैं नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल हो जाऊं? अगर मैं इसमें शामिल हो गया तो सही रहेगा। स्टेटस और बैकअप दोनों मिलेंगे और कम से कम पैसे की टेंशन नहीं रहेगी। मैंने ना चोरी की है ना किसी को लूटा है। जो भी खर्च करूंगा वो अपना ही पैसा होगा। अगर कोई जलन के मारे झगड़ा करने आए तो मैं तो निर्दोष ही माना जाऊंगा, है ना? ध्रुव ने यह सब सोचकर खुद को तसल्ली दी कि ये तो सही रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसमें दिक्कतें भी हैं। क्या मुझे हर रोज 9 से 5 की नौकरी करनी पड़ेगी? मैं तो अभी तक यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट नहीं हुआ हूं। ओल्ड मास्टर लूथर, क्या आप मुझे नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल होने के लिए कह रहे हैं? ध्रुव ने सीधे पूछ लिया। रूपर्ट ने कहा, क्या तुम्हें लगता है ध्रुव कि इस टीम में शामिल होना इतना आसान है? ध्रुव ने झिझकते हुए जवाब दिया, ये शायद मुश्किल होगा। मुश्किल? ये बहुत ही मुश्किल है। नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल होने के लिए तुम्हें किसी अंदर के सदस्य का रेफरल चाहिए होता है। वो लोग खुले तौर पर भर्ती नहीं करते, और अगर कोई रेफर करे भी तो सबसे सख्त जांच और टेस्ट पास करना पड़ता है। मैं स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बी से रिटायर हुआ हूं, तो मैं किसी को रेफर कर सकता हूं। मैंने पहले चार्ली के लिए यह मौका बचा कर रखा था, लेकिन अफसोस वो इतना काबिल नहीं निकला, इसलिए मैं तुम्हें रेफर करना चाहता हूं। तुम्हारी काबिलियत देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम टेस्ट पास कर लोगे। ओल्ड मास्टर लूथर, क्या आप मुझे स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल होने और लूथर फैमिली की रक्षा करने के लिए रेफर करना चाहते हैं? ध्रुव ने पूछा। यह सिर्फ एक वजह है। इस उम्र में तुम्हारी टैलेंट देखकर मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर ज्यादा आशावादी हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपना रेफरल इन्वेस्ट करना चाहता हूं, रूपर्ट ने कहा। ओल्ड मास्टर लूथर, आपको कैसे पता कि मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा? अगर मैंने मना कर दिया तो? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, रूपर्ट ने आत्मविश्वास से कहा। ध्रुव, तुमने 20 साल तक अपनी ताकत छुपाकर अपमान सहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे गुरु नहीं चाहते थे कि तुम खुलो। शायद उनके कोई दुश्मन थे या और कोई वजह रही होगी, लेकिन किसी भी हालत में तुम्हें एक पहचान चाहिए। आपने मेरी जांच की? ध्रुव ने कड़े स्वर में पूछा। उसी वक्त ध्रुव की आभा फैल गई
और स्टडी रूम की अलमारियां और कुर्सियां हिलने लगीं। उसका सबसे बड़ा डर यही था कि कोई उसकी पृष्ठभूमि की जांच करके उसका राज न खोल दे। वो अभी इतना मजबूत नहीं था कि अपना राज पूरी तरह छुपा सके। जैसा कहते हैं, एक बेशकीमती हीरा उसके मासूम मालिक को मुसीबत में डाल सकता है। अगर किसी को पता चल गया कि उसके पास कोई सिस्टम है, तो कई ताकतें होंगी जो उसका सच जानने की कोशिश करेंगी। वे शायद उसे मार डालेंगे। मजबूत बनो, मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनना होगा। शुक्र है कि वह बस यही सोच रहा है कि मेरा एक गुरु है। यह सबसे अच्छा बहाना है। ऐसे ट्रेनी को सिखाने में जो इतना अच्छा हो, तो वो गुरु उसे रोकने के काबिल होना चाहिए। जब तक किसी को यह पता नहीं चल जाता कि मेरे पास एक सिस्टम है, मैं यही कहूंगा कि मेरे पास एक गुरु है। इस ख्याल से ध्रुव की टेंशन थोड़ी कम हुई। उसने अपनी आभा वापस खींच ली। यहां तक कि उसने रूपर्ट पर भी अपनी आभा का असर नहीं होने दिया। उसे डर था कि कहीं वह उस बूढ़े आदमी को नुकसान न पहुंचा दे। ध्रुव को यह समझ नहीं आया कि लोग कभी यह सोच ही नहीं पाएंगे कि उसके पास कोई सिस्टम हो सकता है। तुम धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहे हो, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। यहां तक कि सबसे टैलेंटेड इंसान को भी छोटी उम्र में शुरू करना पड़ता है। अगर वे देर से शुरुआत करते हैं तो उनकी जिंदगी बस एवरेज ही रह जाती है। इसलिए रूपर्ट की सोच सही थी। अगर कोई ध्रुव की हिस्ट्री खंगालता भी तो वही कंक्लूजन निकलता। ध्रुव, घबराओ मत, हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैंने तुम्हारी पहचान छिपा ली। कम से कम 3 ग्रुप्स ने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, रूपर्ट ने धैर्य से कहा। ध्रुव ने जो आभा दिखाई थी वह बहुत स्ट्रांग थी। हालांकि वह आभा रूपर्ट पर डायरेक्ट नहीं थी, लेकिन टाइगर रैंक के एक्स मास्टर होने के कारण वह समझ सकता था कि ध्रुव कितना पावरफुल है। ध्रुव उससे भी ज्यादा स्ट्रांग था जितना वह अपने पीक पर था। इससे रूपर्ट और भी ज्यादा कंफर्म हो गया कि लूथर फैमिली को ध्रुव के साथ जुड़ना चाहिए। यही एक तरीका था जिससे उनका परिवार ग्रोथ कर सकता था और साउथ रिवर प्रांत से बाहर अपनी पहुंच बढ़ा सकता था। हालांकि साउथ रिवर प्रांत को देश के बाकी प्रांतों से कमजोर माना जाता था, वहां कई चांस थे। साथ ही रूपर्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया कि ध्रुव दिल का अच्छा इंसान था। कम से कम वह उन लोगों का एहसान जरूर चुका रहा था जिन्होंने उसकी मदद की। रूपर्ट की खुद की हेल्थ खराब हो रही थी। टाइगर रैंक का मास्टर होने के बावजूद चोट लगने के कारण वह ज्यादा दिन नहीं जी सकता था। उसे यकीन था कि अब उसका वक्त आ गया है और वह चाहता था कि लूथर फैमिली को एक साथ ही मिल जाए। ध्रुव इस रोल के लिए परफेक्ट लग रहा था। रूपर्ट की बात सुनकर ध्रुव फिर से घबरा गया। कम से कम 3 ग्रुप्स ने मेरी जांच की। कौन? जयचरी उनमें से एक होना चाहिए, लेकिन बाकी कौन है? ध्रुव समझ नहीं पाया। अज्ञात का डर सबसे खतरनाक होता है। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ताकतवर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ओल्ड मास्टर लूथर, माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया था, लेकिन मैं अपने गुरु की बात को इग्नोर नहीं कर सकता। ध्रुव ने एक नोवेल ड्रामा के एक्सप्रेशन के साथ कहा, यह मेरी असली पहचान है। चूंकि उसने कहा कि उसका एक गुरु है, तो बस वही सही। इससे उसके अचानक बदलाव की एक्सप्लेनेशन हो जाती है। ध्रुव, इसका जिक्र मत करो। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लूथर फैमिली के साथ काम करो, रूपर्ट ने कहा। ओल्ड मास्टर लूथर, यह स्पेशल टास्क फोर्स टीम बी से आपका क्या मतलब है? ध्रुव ने पूछा। रूपर्ट ने समझाया, स्पेशल टास्क फोर्स 4 टीमों में डिवाइडेड है, टीम ए, बी, सी और डी। टीम सी और डी केवल फर्स्ट ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट्स की वजह से हुई घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं टीम बी टाइगर रैंक मास्टर्स की वजह से होने वाली घटनाओं को हैंडल करती है। तो टीम ए का क्या? क्या कोई टीम ए नहीं है? ध्रुव ने फिर पूछा। टीम ए काफी मायावी है।
वे तभी सामने आते हैं जब टीम भी कोई केस सॉल्व नहीं कर पाती, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए मैं भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। ध्रुव, तुम्हें स्पेशल टास्क फोर्स के पास भेजना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए 2 बड़े गिफ्ट्स में से एक है, रूपर्ट ने कहा। दूसरा गिफ्ट क्या है? रूपर्ट ने बताया, स्पेशल टास्क फोर्स देश में मार्शल आर्टिस्ट्स को रेगुलेट करने वाला कानून लागू करता है। क्योंकि हमारे पास एक ब्रांच है जो देश के अंदर की चीजों को कंट्रोल करती है, दूसरी ब्रांच उन लोगों पर फोकस करती है जो बाहर हैं। बाहर के लोग मतलब विदेशी मार्शल आर्टिस्ट्स? ध्रुव ने पूछा। सही समझे, दुनिया उतनी शांत नहीं है जितनी दिखती है। हाँ, सभी देश इस बात पर सहमत हैं कि मास डिस्ट्रक्शन के हथियार यूज नहीं करेंगे, इसीलिए वे सिर्फ अपनी अपनी लिमिट्स चेक करने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। विदेशी मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम फाल्कन है। अगर तुम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए तो तुम्हारा डेटा देश के हाई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में काउंट होगा। तब तक कुछ ही लोग तुम्हारी जानकारी को एक्सेस कर पाएंगे। जब तक तुम देशद्रोह नहीं करते, ये एक तरह का सिक्योरिटी कवच होगा। दोनों में शामिल हो सकते हैं? ध्रुव ने पूछा। हाँ, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, रूपर्ट ने जवाब दिया। ध्रुव ने ओल्ड मास्टर लूथर के स्टडी रूम से बाहर निकलते हुए चार्ल्स और सैंडी को अलविदा कहा। फिर वह लूथर फैमिली के घर से बाहर चला गया। घर पहुंचकर उसे ओल्ड मास्टर लूथर की बातों को समझना और सोचने की जरूरत थी। नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स के अलावा फाल्कन नाम का एक और ऑर्गेनाइजेशन था जो विदेशी मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए काम करता था। ओल्ड मास्टर लूथर ने उसे 2 ऑप्शंस दिए थे, या तो वह किसी ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन फिर उसे वहां की शर्तों को मानते हुए कम फ्रीडम के साथ रहना होगा। दूसरा ऑप्शन यह था कि वह दोनों ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीलांसर के तौर पर अप्लाई कर सकता था। ऐसे में वह ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा तो बनता, लेकिन उनसे बंधा नहीं रहता। उसे तभी बुलाया जाता जब उन्हें उसकी जरूरत होती। फ्रीलांसर दिखने में परमानेंट मेंबर से कमतर लग सकता है, लेकिन असल में फ्रीलांसर बनना ज्यादा मुश्किल था। इसके लिए परीक्षाएं काफी टफ होती थीं और कैंडिडेट्स का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी था। रूपर्ट को यकीन था कि ध्रुव के लिए ये सब करना आसान होगा। वह सिर्फ 20 साल की उम्र में टाइगर रैंक के टॉप पर था। यहां तक कि अमीर परिवारों और गुप्त जगहों के उत्तराधिकारियों के बीच भी वह सबसे अलग नजर आता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसे एंट्री न मिल सके। ध्रुव ने भी फ्रीलांस का ऑप्शन इसलिए चुना क्योंकि वह किसी बंधन में नहीं रहना चाहता था। उसे अपने काम खुद निपटाने थे। उसके हिसाब से फ्रीडम के साथ काम करना ज्यादा सही था। वह दूसरों से अलग था और चाहता था कि उसका टाइम फ्लेक्सिबल रहे। वह किसी रूल्स और बाउंड्रीज में बंधकर नहीं रह सकता था। लेकिन ओल्ड मास्टर लूथर ने उसके सामने एक और बात रखी। वह चाहता था कि ध्रुव एक दिन सैंडी से शादी कर ले। लूथर के नजरिए से यह परिवार को ध्रुव से जोड़ने का सबसे सही तरीका था। वह यह भी देख सकता था कि सैंडी को ध्रुव पसंद है। अगर ऐसा होता तो उनके परिवार के बीच रिश्ता और मजबूत हो जाता। ध्रुव ये सुनकर चौंक गया। सच कहूं तो वह ऐसे रिश्तों से नफरत करता था जो स्वार्थ पर आधारित हों। हालांकि वह तुरंत मना करने की हिम्मत नहीं कर सका। अभी तक उसका लूथर फैमिली के बारे में इंप्रेशन अच्छा था। चार्ल्स, उसकी बहन और खुद ओल्ड मास्टर लूथर उसके प्रति काफी दयालु थे और उन्होंने कई बार उसकी मदद की थी। इसलिए उसने बस यही बहाना बना दिया कि सैंडी अभी छोटी है और ये सब बातें तब होंगी जब वह बड़ी हो जाएगी। ओल्ड मास्टर लूथर ने नोटिस किया कि ध्रुव इस प्रपोजल को लेकर सहज नहीं है, तो उसने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। उसने सोचा कि जब तक ध्रुव उनके पक्ष में रहेगा, वह उनकी रक्षा करेगा, जैसा उसने वादा किया था।
सैंडी के साथ उसका रिश्ता बनेगा या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करेगा। आखिरकार अभी वह वही था जिसे मदद की जरूरत थी। ध्रुव के जाने के बाद रूपर्ट ने फोन उठाया। अरे लूथर, तुम्हें आखिरकार मुझे कॉल करना याद आ गया। मुझे लगा था कि अब कभी मुझसे बात नहीं करोगे। फोन के दूसरी तरफ से एक तेज आवाज आई। रूपर्ट की आंखें भर आईं। उसने उस जानी पहचानी आवाज को इतने लंबे समय बाद सुना था। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।